यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अमर्जिंग ग्लोबल रिस्क के अनुसार भारत के करीब 1000 बांध 2025 तक 50 वर्ष पुराने हो जाएंगे। पुराने होते बांध केवल भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। बांध नदी या धारा के जल को अवरोध करके पानी को रोकने वाली एक अवसंरचना होती है जिसका मुख्यतः प्रयोग सिंचाई के लिए पानी या इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए यानी कि बिजली के उत्पादन के लिए किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम इंडिया के जो डैम्स हैं उनकी स्थिति पर काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे और वीडियो के एंड में इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी मुख्य परीक्षा के लिहाज से क्या प्रश्न बन सकता है इस पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर्स हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। हम उस सुझाव को अपनी अगली वीडियो में लागू करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखिएगा। हमारी तरफ से आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएंगी। आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि इंडिया के डैम्स आखिर ये चर्चा में क्यों हैं। इसके बाद हम फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे कि आखिर बांध ये नाम जो है, ये टर्म जो है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी हिस्ट्री हम जानेंगे कि डैम्स का इतिहास क्या रहा है और इनका टाइप्स यानी कि प्रकार हम देखेंगे। पिक्चर्स के साथ समझने की हम कोशिश करेंगे। इसके बाद देखिए बांधों का महत्व क्या होता है, इसको हम समझेंगे। ये तो हम जानते हैं कि सिंचाई या बिजली के उत्पादन के लिए जो है बांधों को बनाया जाता है, किंतु इसके अलावा भी बांधों का क्या महत्व है ये हम जानेंगे। उसके बाद क्या चैलेंजेस हैं ये हम देखेंगे। भारत में खतरे का दायरा, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। एक डाटा हम देखेंगे जिसमें बात करेंगे कि आखिर कितने पुराने बांध हो चुके हैं और किस किस कैटेगरीज में उनको जो है डिफाइन किया गया है। उसके बाद देखिए भारत में डैम्स की अगर बात की जाए तो इसको लेकर क्या वैधानिक और संस्थागत ढांचा है, इस पर भी हम बात करेंगे। बांध सुरक्षा बिल 2019 ये राज्यसभा में हाल ही में पारित हो गया है और अब ये एक्ट बन गया है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद दो स्कीम्स हैं, पहली है आपकी ड्रिप, दूसरी है आपकी राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना। इन दोनों स्कीम्स पर डिस्कस करेंगे। ये दोनों ही आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है। अंत में एक वे फॉरवर्ड पर नजर डालते हुए आज का अभ्यास प्रश्न, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर ये मुद्दा चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की एक नई रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार चंबल नदी यानी कि मध्य प्रदेश पर निर्मित जो गांधी सागर बांध है इसकी तत्काल मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता है। कैग ने कहा है कि नियमित जांच का अभाव, साथ में गैर कार्यात्मक उपकरण यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स है वही प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे, जैसे सेंसर्स प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं या काफ़ी आउटडेटेड जो है मशीनरी वहाँ पर अभी भी चल रही है, या फिर जो नलियाँ हैं वो चौक हो चुकी हैं। इन सब प्रमुख समस्याओं की वजह से जो बांध की फिलहाल स्थिति है वो चिंताजनक है और इसकी इमीडिएट रिपेयर कराने की ज़रूरत है, इसीलिए चर्चा में है। देखिए यहाँ पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग आपके सामने रखी गई है जिसमें सेम न्यूज़ जो है 3 जनवरी 2022 के दिन की दी गई है। अगर बात करें भारत में कितने बांध हैं तो ये 5334 लार्ज डैम्स हैं। देखिए डैम जो होते हैं वो बड़े, मध्यम और छोटे अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं। हम मुख्यतः बात लार्ज डैम्स की करेंगे। तो 5334 बड़े बांध हैं और अगर विश्व के संदर्भ में बात की जाए तो चीन
या अमेरिका, पहले नंबर पे आई थिंक अमेरिका आता है, जी हाँ, उसके बाद चाइना आता है, इसके बाद भारत जो है तीसरे नंबर पर बांधों की संख्या के मामले में आता है। ये जो डाटा है इसकी सोर्स मैंने यहाँ पर आपको बताई है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, यहाँ से हमने ये डाटा लिया है, क्योंकि कई बार ये संख्या जो है आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग देखने को मिल जाती है। तो हमने एक ऑथेंटिक सोर्स से ये डाटा लिया है और उसकी सोर्स भी आपको बता दी है। अब देखिए, गांधी सागर बांध को लेकर कैग की रिपोर्ट आई है, लेकिन इसके अलावा अन्य जो रिपोर्ट्स हैं वो क्या कहती हैं। देखिए, जो स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SDSO है, उन्होंने करीब 510 डैम्स को इंस्पेक्ट किया था, करीब 2016-17 वाले ईयर से लेके 2018-19 तक। उन्होंने 73 डैम्स को जो है रिपोर्ट किया, जिसमें से उन्होंने 72 डैम्स को कैटेगरी 2 के अंदर डाला है और एक डैम को उन्होंने कैटेगरी 1 के अंदर डाला है। समझते हैं कि आखिर ये कैटेगरीज क्या हैं। यदि किसी डैम में मेजर डेफिशिएंसीज हैं और उसमें पूरे तरीके से कोलैप्स हो जाने की या पार्शियली कोलैप्स हो जाने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं और उसकी तत्काल ही एक साथ रिपेयर करने की ज़रूरत है, तो उस स्थिति की गंभीरता के आधार पर उसको कैटेगरी 1 में रखा जाता है। यदि माइनर डेफिशिएंसीज हैं जिनको रेक्टिफाई किया जा सकता है यानी कि सुधारा जा सकता है, हालांकि रिपेयरमेंट की आवश्यकता फिर भी है, तो उसको कैटेगरी 2 में रखा जाता है। कैग ने भी एक डैम को जो है कैटेगरी 1 के अंदर रखा है, लेकिन उसका नाम उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया है। तो ये जो कैटेगरीज है इनकी कॉन्सेप्ट आप समझिए, और साथ में हम याद रखेंगे कि जो हमारी स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन थी उसने भी 72 डैम कैटेगरी 2 में रखे हैं और एक डैम कैटेगरी 1 के अंदर रखा है। तो ये हमने समझा। अब अगर बात की जाए गांधी सागर बांध के बारे में, क्योंकि इसी को लेके कैग ने देखिए अपनी रिपोर्ट में स्पेशली मेंशन किया था, तो पहले भी ये कई बार जो है टूट चुका है, जिससे जो निचले हिस्से थे उन इलाकों में बाढ़ की समस्या पैदा हो गई थी। ठीक है, और ये राष्ट्रीय महत्व के यानी कि नेशनल इम्पोर्टेंस के जो जलाशय हैं उनमें से एक आता है। इसका जो निर्माण हुआ था वो 1960 में हुआ था और राजस्थान के कई जिलों को जो पेयजल है वो उपलब्ध कराने में और करीब 115 मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए इसका जो है निर्माण किया गया था। तो इस डैम की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा कृष्ण राज सागर बांध कर्नाटक के बारे में भी हम जान लेते हैं, क्योंकि देखिए इसका निर्माण 1931 में हुआ था और अब करीब इसकी जो एज है वो 90 हो चुकी है, यानी कि 90 साल पुराना एक डैम है। इसके अलावा अगर 1934 में बने मेट्टूर डैम की बात की जाए तो इसको बने हुए भी करीब 87 ईयर हो चुके हैं और ये दोनों ही जलाशय पानी की कमी वाला जो कावेरी नदी बेसिन का क्षेत्र है उसमें स्थित है। तो इन डैम्स के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि भारत में जो बांध हैं वो कितने पुराने हो चुके हैं। और कैग की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो फंड एलोकेट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इनके रिपेयर के लिए, तो जो राज्यों के डिपार्टमेंट हैं जिनके पास अथॉरिटी है इन डैम्स की, उनकी तरफ से कोई कार्यवाही भी नहीं की गई। अब हम समझते हैं, देखिए एक मुद्दा चल रहा है मुल्ला पेरियार बांध विवाद, इसके बारे में समझते हैं क्योंकि आज ही के न्यूज़पेपर में ये जो है न्यूज़ में था। देखिए तमिलनाडु सरकार को एक नया बांध बनाने के साथ साथ वैगई बांध की भंडारण क्षमता को बढ़ाया जाए या फिर एक वैकल्पिक बांध का निर्माण किया जाए। कम से कम जब तक ऐसा हो तब तक मुल्ला पेरियार बांध जो है उसको मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन जो है दायर किया गया है। ये तमिलनाडु सरकार के पास जो है इस बांध की अथॉरिटी है। क्यों है समझेंगे, हालांकि आप जानते होंगे ये बांध जो है केरल में है। ठीक है, देखिए
उन्होंने कहा है कि जब तक वैगई बांध की जो है आप क्षमता को बढ़ा नहीं लेते या फिर कोई ऑल्टरनेट डैम आप नहीं बना लेते, तब तक कम से कम इसको जो है मजबूत किया जाए। इस बात का निर्देश जो है तमिलनाडु सरकार को सुप्रीम कोर्ट दे, ऐसा एक आवेदन कोर्ट में किया गया है। अब देखिए, जो मुल्ला पेरियार बांध के टूट जाए अगर, या फिर अगर इडुक्की बांध को खोल दिया जाए, तो इससे कितने लोगों की जान जा सकती है। इस डर से जो है वो लोग बाहर आ पाए, इस संबंध में जो है लाखों लोगों का एक डर है, उस डर को दूर किया जाए, इसी आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट में ये जो है याचिका दाखिल की गई है। ठीक है, अब मुल्ला पेरियार बांध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है हम समझ लेते हैं। यहाँ पे एक इमेज इस डैम के बारे में दी गई है, कुछ जो है डाटा दिया गया है। ये बांध केरल में स्थित है, लेकिन 1886 में त्रावणकोर के महाराज और भारत के सचिव के मध्य पेरियार सिंचाई कार्यों के लिए करीब 999 वर्षों का एक लीज एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसको पट्टा अनुबंध पत्र हिंदी में कहते हैं। तब से वो साइन होने के बाद से इसका जो परिचालन है वो तमिलनाडु द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये जो बांध है ये केरल के इडुक्की जिले में मुल्लायार और पेरियार नदियों का जो संगम है उस पर स्थित है। ये इंफॉर्मेशन आपके प्रीलिम्स की एग्जाम के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो क्या है ये विवाद, और मुल्ला पेरियार जो बांध है उसके बारे में बेसिक डिटेल हमने समझी। आइए अब आगे देखते हैं। अब हम समझते हैं कि डैम, आखिर ये जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये क्या होता है। तो देखिए, ये एक अवरोधक है, यानी कि किसी चीज़ को रोकता है, पानी के प्रवाह को रोकता है, और पानी के प्रवाह को रोकने के परिणाम स्वरूप इसके पीछे एक क्या है, जलाशय का निर्माण हो जाता है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये एक डैम की इमेज दिखाई गई है और यहाँ पर पीछे एक जो है जलाशय का निर्माण हो चुका है। ठीक है, और यहाँ से रिवर को जो है रोका गया है। बांध का जो है मुख्य रूप से उपयोग बिजली पैदा करने के लिए या सिंचाई के लिए जो है किया जाता है। बांध का निर्माण करके जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उसको जल विद्युत के रूप में जाना जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से उसको जाना जाता है। और अगर बड़े बांधों की डेफिनेशन की बात की जाए, मैंने आपको बताया था कि भारत में 5332 कुछ बड़े डैम्स हैं। तो वो बड़े डैम्स हमने कैसे क्लासीफाई किए हैं, तो उसकी एक डेफिनेशन है। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय जो बांधों पर आयोग है उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, वो कहते हैं वो बांध जो कम से कम 15 मीटर ऊंचे हों और जिनकी जलाशय क्षमता करीब 100 किलोमीटर घन में हो, वो बड़े बांधों के अंदर जो है आते हैं। ठीक है, इससे अधिक होनी चाहिए, ये डेफिनेशन आप समझते हैं। यहाँ पे देखिए, जो भारत के महत्वपूर्ण बांध हैं उनको मैप में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, जैसे ये हीराकुंड डैम यहाँ पर बताया हुआ है, राणा प्रताप, गांधी सागर। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं नागार्जुन सागर। तो यहाँ पे पेरियार नदी पर जो हमने बात की थी, इसके अलावा मैत्तूर डैम के बारे में मैंने आपको बताया था। भाखड़ा नागल जो है भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण डैम है। तो ये सब जो परियोजनाएं हैं ये आप मैप में देख सकते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी से हमने ये इमेज ली है। यहाँ पर भी देखिए, जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं उनकी एक अवस्थिति को भारत के नक्शे के अंदर दिखाया गया है। इसको भी आप स्लाइड रोककर थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं। अब बात आती है डैमों के इतिहास की। तो अगर इतिहास की बात की जाए तो भारत में जो सबसे पुराना बांध है वो कल्लानेई बांध है, जिसे पहली शताब्दी में चोल वंश के एक राजा थे, राजा करिकलर, उनके द्वारा कावेरी नदी पर बनाया गया था। ठीक है, और इसकी कुछ लंबाई वगैरह के बारे में यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि कल्लानेई बांध जो है पहली शताब्दी में बनाया गया, ये भारत का एक सबसे प्राचीन बांध है। अब डैम्स का जो बनाने की डिज़ाइनिंग होती है, उस डिज़ाइनिंग के आधार पर, उस तकनीक के आधार पर, जिस तकनीक को लेके उस डैम को डिज़ाइन किया जा रहा है, उसको कुछ टाइप्स में बांटा जाता है। इन टाइप्स के बारे में हम छोटा सा एक जो है थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, ताकि हमारी परीक्षा के लिए हमें थोड़ा आइडिया कम से कम हो कि आखिर टाइप्स ऑफ डैम्स होते हैं और वो किस बेस पे होते हैं और क्या होते हैं। सबसे पहले प्रकार का देखिए आर्क डैम होता है। इसमें जो एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है वो आर्क की शेप का, यानी कि कुछ
इस तरह का बनाया जाता है और इसमें जो पानी का प्रवाह रहता है वो आर्क की इस वाली साइड पर रहता है, ताकि धीरे धीरे ये जो आर्क है अपने आप को स्ट्रेट करती चली जाए और मजबूती जो है वो पकड़ ले। यहाँ पे देखिए यही बताया हुआ है और कुछ इस तरह की यहाँ पे दिखाया गया है। इसके बाद दूसरा टाइप आता है ग्रेविटी डैम का। यहाँ पर देखिए क्या है कि ग्रेविटी डैम में ये जो मटेरियल है एक्चुअली इसकी ही रेसिस्टेंस के आधार पर पानी को रोका जाता है, ठीक है। और ये कंक्रीट का एक डैम बनता है और ग्रेविटी का जो है पूरा का पूरा एक गणना के बाद जो है इसको बनाया जाता है, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है इसके ही बेस पे पूरे पानी के वेट को रोका इसमें जाता है। नेक्स्ट आता है आपका आर्क ग्रेविटी बांध। जो पहले के दो बांध थे उनको जब आप मिला देते हैं तो वो एक जो टेक्नोलॉजी से क्रिएट अवसंरचना बनती है वही आपका आर्क ग्रेविटी बांध जो है होता है। उसके बाद होते हैं आपके कुछ बैराज। यहाँ पर क्या होता है, एक गेट टाइप का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इन गेट्स को खोल के पानी का जो है प्रवाह नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो तटबंध यानी कि एम्बैंकमेंट डैम्स होते हैं। ये लार्ज आर्टिफिशियल डैम्स होते हैं और टिपिकली इसमें क्या किया जाता है कि बहुत सारी चीज़ों कंपोनेंट्स को मिलाकर, जैसे क्ले, सॉइल, कुछ आपके पत्थर, मिट्टी, इस तरह के कुछ कंपोनेंट्स को मिला के एक कॉम्प्लेक्स सेमी प्लास्टिक मोल्ड जो है बनाकर उसको यहाँ पर एक तरीके से लगाया जाता है। उतना ज़्यादा टेक्निकलिटीज में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस टाइप्स ऑफ डैम आपको नाम एक पता हो और बेसिक आइडिया आपको पता हो। उसमें से भी जैसे आर्क आपका इम्पॉर्टेंट हो गया, बैराज इम्पॉर्टेंट हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसी तरह की कोर होती है, ठीक है। यहाँ पे रॉक्स को फिल करके एक स्ट्रक्चर जो है क्रिएट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके रॉक फिल्स डैम। यहाँ पे क्या होता है, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं यानी कि बिग ग्रैनुअल्स जो होते हैं उनको फिल करके एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। यहीं पे देखिए जो रॉक फिल शेल्स है वो दिखाए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बीच में क्ले का कोर है। नेक्स्ट देखिए कंक्रीट फीस रॉक फिल बांध। वही जो पीछे हमने रॉक फिल डैम देखा था उसी का अगर आउटर लेयर कंक्रीट का बना दिया जाए, जैसे ये जो लेयर है ये कंक्रीट फीस जो है बना दिया गया, अंदर रॉक फिल्स है, तो इसका नाम हो जाता है कंक्रीट फीस रॉक फिल डैम। उसके बाद मिट्टी से भरे बांध। यहाँ पे देखिए बीच में जो डैम है उसको किससे फिल किया गया है, क्ले से, फिर सैंड है, उसके बाद ग्रेवल से और देन स्टोन्स आ जाते हैं। तो ये एक तरीके से संरचना जो है डैम की निकल कर आती है। ये कुछ टाइप्स ऑफ डैम थे। यहाँ तक तो हमने समझा कि क्या डिज़ाइनिंग जो है डैम्स की होती है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट डाटा देख लेते हैं इंडिया के डैम्स के बारे में। अगर हाईएस्ट डैम की बात की जाए तो वो टिहरी है, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बनाया गया है। अगर लॉन्गेस्ट की बात की जाए तो हीराकुंड है, उड़ीसा में महानदी रिवर पर। अगर ओल्डेस्ट की बात की जाए तो कल्लानई डैम तमिलनाडु वाला है, जिसको कावेरी नदी पर बनाया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी। नेक्स्ट देखते हैं बांधों का महत्व क्या है। तो सबसे देखिए यहाँ पे एक पाई चार्ट दिखाया गया है जिसमें ये ब्लू करीब 50% कवर करता है। ये इरिगेशन पर्पस के लिए यानी कि सिंचाई के लिए यूज़ होता है। इसके बाद एक बड़ा मेजर पोर्शन जो है आपका वो हाइड्रो पावर यानी कि विद्युत के उत्पादन के लिए होता है। देन इसके बाद वाटर सप्लाई, फ्लड का कंट्रोल करने के लिए। अगर डैम्स को बहुत प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करके बनाया जाए, उसका रिस्क एनालिसिस करके उसको किया जाए और उसकी ऑपरेशन जो है वो ढंग से हो, तो डैम्स जो हैं बाढ़ों को रोकने में भी सफल होते हैं। लेकिन यही चीज़ें अगर उल्टी हो जाए तो डैम जो है बाढ़ों के आने के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। तो ये है। इसके बाद हम महत्व को एक एक करके समझते हैं। देखिए स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। जनरली जो हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है इसको क्लीन एनर्जी का एक एग्जाम्पल माना जाता है, ठीक है। क्योंकि कोयला वगैरह से जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी गैसें निकलती हैं, ये इस तरह का कुछ यहाँ पर नहीं होता। तो क्लीन एनर्जी का सोर्स जो है इसको माना जाता है।
उसके बाद देखिए इरिगेशन सिंचाई के लिए यूज़ होते हैं। राजस्थान जैसा एरिया वहाँ पर जो है सिंचाई वगैरह के लिए इन डैम्स का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको भी बताया बाढ़ों को रोकने में भी जो है डैम्स उपयोगी हो सकते हैं। इसके अलावा पीने के पानी का सोर्स ये बन जाता है, क्योंकि डैम्स में जो पानी उनका जो जलाशय बनता है उसमें जो रुका हुआ पानी होता है वो मीठा पानी होता है, तो पेयजल के रूप में उसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि जो डैम्स हैं उनका अगर महत्व इतना है तो उनके अवगुण क्या है, डीमेरिट्स क्या है या चुनौतियाँ क्या है। सबसे पहला है ये जलीय जीवन को प्रभावित करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया डैम क्या है, एक अवरोधक जो है क्रिएट करता है, तो जो फिशेस वगैरह होती हैं उनके माइग्रेशन में प्रॉब्लम आती है और उनकी स्पीसीज जो है कई बार अलग अलग हिस्सों में बट जाती है। इसके अलावा फूड वगैरह तक भी पहुंच उनकी नहीं हो पाती इस जो है आप कह सकते हैं डिवीज़न की वजह से। तो ये जलीय जीवन को प्रभावित करता है। अगर बात की जाए तो ये बांध नदियों को भी अवरुद्ध करते हैं, क्योंकि नदी की धारा को रोककर ही इस संरचना को बनाया जाता है। तो नदी का जो नेचुरल फ्लो है, जो नदी का एक प्राकृतिक मार्ग है, उसको ये अवरुद्ध करते हैं और इसकी वजह से कई बार नदी अपना मार्ग परिवर्तित भी कर लेती है। और देखा जाए तो बाद में क्या है, नदियों के सूखने की समस्या भी एक लंबे समय में जाके, दीर्घकालीन समय में जाके देखने को मिलती है। खतरनाक बुनियादी ढांचा, देखिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी हजार्डस इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है, भले ही आपने कितनी भी कैलकुलेटेड डिजाइनिंग की हो, क्योंकि ज़रा सा भी चांस अगर उसके कोलैप्स होने का है तो लाखों लोगों का जीवन और प्राणी जगत आप कह सकते हैं एक तरीके से पूरा, क्योंकि वहाँ के जो वनस्पति हैं, पूरा फ्लोरा फ्योना है, वो जो है उन सब का एक तरीके से लाइफ स्टेक पे लग जाती है। तो ये एक खतरनाक जो है या फिर आप कह सकते हैं हजार्डस इंफ्रास्ट्रक्चर में कैटेगराइज किया जाता है। इसके अलावा देखिए जलाशय प्रेरित भूकंपीयता, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखने को मिले हैं जहाँ पे इन डैम्स से जो है प्रेरित होकर सेस्मिक एक्टिविटीज़ यानी कि भूकंप की कुछ गतिविधियाँ देखी गई हैं। इसमें कोयना और जो वरना वाला एरिया है वो बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे रिजर्वायर इंड्यूस सिस्मेसिटी देखी गई थी। जो साउथ महाराष्ट्र का रीजन है, पिछले 5 दशकों में वहाँ पर जलाशय प्रेरित भूकंपीयता देखी गई है, क्योंकि पानी को लोड करना और पानी को अनलोड करना, इसमें जो ऊपरी क्रस्ट है पृथ्वी की उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और वहाँ पर हमें इस तरह की जो है हलचल देखने को मिल जाती है। कई बार पानी जब एकदम से छोड़ा जाता है, अनलोड किया जाता है, तो बहुत तीव्र चेंजेस की वजह से वहाँ पर हलचल देखने को मिलती है। इसके बाद देखिए लोगों का विस्थापन, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया जो है आपको इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के चाहिए, तो लोगों का विस्थापन होता है और कई बार तो उनको रिहैबिलिटेशन भी नहीं किया जाता। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँ तो जो हीराकुंड, भाखड़ा नागल और टिहरी डैम से बनाने के लिए जिन लोगों को विस्थापित किया गया था, तो या फिर आप कहें सरदार सरोवर डैम जो बनाया गया था, मेन एग्जाम्पल एक्चुअली ये है। तो जो सरदार सरोवर डैम है, इसको बनाने के लिए जब लोगों को डिस्प्लेस किया गया, अभी तक भी उनका रिहैबिलिटेशन जो है नहीं हो पाया है। और अगर लोगों को आप कहीं और बसा भी देते हैं तो उनका जो लाइवलीहुड खो जाता है वो आप नहीं दे पाते, या फिर उनके जो कल्चरल टाइज होते हैं अपनी ज़मीन के साथ, उसकी तो पूर्ति नहीं ही हो पाती है। नेक्स्ट आप देखिए पुराने बांध है बड़े खतरे। हमने जाना कि जैसे जैसे बांध की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी मेंटेनेंस बढ़ जाती है, क्योंकि नदी अपने पानी के साथ गाद मिट्टी बहा कर लाती है, वो बांध के अंदर जो है इकट्ठा होता चला जाता है। तो क्योंकि अगर डैम के अंदर धीरे धीरे एक मिट्टी यानी कि गाद की लेयर जमती चली जाएगी, तो जो पानी को धारण करने की या पानी के भंडारण की उसकी कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो इसकी वजह से जो डैम है वो अपनी फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर पाता, और इस गाद के बढ़ते चले जाने से अगर क्लीनिंग वगैरह का जो ऑपरेशंस है वो सही नहीं हो पा रहा है, तो हम देखते हैं बाढ़ जैसी समस्याएं भी जो है देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमने समझा। एक बार मैं इसको ज़रा इरेज कर देती हूँ।
इसके अलावा अगर बात की जाए कि डैम्स को लेकर क्या चुनौतियां हैं, तो देखिए ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन ये अपने आप में बड़ा यूनिक सा पॉइंट है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जो हाइड्रो पावर है वो क्या है, क्लीन एनर्जी का सोर्स है, लेकिन अभी हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ग्रीन गैस के एमिशन की बात कर रहे हैं। देखिए जब डैम्स के पीछे एक जलाशय क्रिएट हो जाता है तो इसका पानी क्या है, स्टेगनेंट हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। तो पानी के स्टेगनेंट होने की वजह से धीरे धीरे क्या है, उसमें ऑक्सीजन कम होती चली जाती है। ऑक्सीजन के कम होने की वजह से वहाँ पे जो है, जो जलीय जीव थे है ना, वो क्या है, मरने शुरू हो जाते हैं, वनस्पतियाँ मरनी शुरू हो जाती हैं, फूड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपका जलीय जीव है वो मरने शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे बैक्टीरिया जो है यहाँ पर इस जो एक तरीके से आप कह सकते हैं डीकम्पोजिशन की प्रक्रिया है उसको स्टार्ट कर देता है, और एक सड़न जो है पैदा हो जाती है। तो एक दलदलीय सा मार्श एरिया यहाँ पर जो है बन जाता है, और इस दलदलीय एरिया से हम सभी जानते हैं कि एक तरीके से क्या होता है, आपकी ग्रीन हाउस गैस यानी कि मीथेन जो है उत्सर्जित होने लगती है, और मीथेन अपने आप में काफ़ी पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। तो ये पॉइंट आप जो है ज़रूर ध्यान रखेंगे कि डैम्स की वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी होता है, और कई बार तो जो पुराने डैम्स हैं उनमें दरअसल इतना ज़्यादा ये एमिशन बढ़ चुका है या हो रहा है कि उनको जो जीवाश्म आधारित ईंधन की सोर्सेज हैं उनसे भी ज़्यादा खतरनाक या उनसे भी ज़्यादा चिंताजनक माना जाता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा डिजाइन के मानक, इंडिया में देखिए क्या होता है कि जो बांध है उसकी ऊंचाई और पानी की भंडारण की क्षमता, इसको ध्यान में रखकर डिजाइनिंग की जाती है, लेकिन जो उसकी रिस्क एनालिसिस करके एक डिजाइनिंग की जाती है वो यहाँ नहीं की जाती। इसके अलावा भारत में जो है, जो वर्षों पहले या दशकों पहले मानसून का जो पैटर्न था, उसको उस मानसून के पैटर्न पे दरअसल क्या है, अभी भी डिजाइनिंग की जा रही है। लेकिन अभी हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो गया है कि वर्षा के उस पैटर्न में बदलाव देखने को मिला है। तो इस वजह से भी देखिए क्या है, अब आपने डिजाइनिंग की थी कुछ और सोचकर, लेकिन अभी जो है उसको फेस करना पड़ रहा है कुछ और। तो इसीलिए हमारे इंडिया में कई बार डिजाइन मानक जो है वो फेल होते हुए नजर आते हैं। इसीलिए एक रिपोर्ट में सजेशन दिया गया था कि भारत को ऑस्ट्रेलिया और यूएस की तरह जो है रिस्क पे बेस्ड डिजाइन्स जो हैं बनाने चाहिए। ये हो गया। इसके अलावा ये वर्षा पैटर्न के अनुसार निर्मित, ये मैंने आपको बताया क्योंकि अब रेन पैटर्न चेंज हो चुके हैं तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। भंडारण क्षमता में कमी, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि नदी अपने साथ गाद लेकर आती है, जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाता है इसकी भंडारण क्षमता में क्या है, कमी देखने को मिलती है। ये थी चुनौतियाँ। अब हम बात करते हैं भारत में खतरा कहाँ तक बढ़ चुका है। देखिए 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिली थी तब करीब 300 से भी कम बड़े बांध जो हैं भारत में थे। 2000 तक ये संख्या 4000 से अधिक हो गई थी, और 1970 से लेकर 1990 के बीच की ही बात की जाए तो आधे से अधिक बांधों का निर्माण तो इसी ड्यूरेशन में किया गया था, और अभी का जो है आंकड़ा वो आपका 5334 है। इसके अलावा 411 अन्य डैम भी क्या है, निर्माणाधीन है, और ये डाटा है केंद्रीय जल आयोग का 2019 का डाटा है। ये डेट हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि डेट के कंटेक्स्ट में डाटा चेंज हो जाता है। अगर कुल मौजूदा बड़े बांध में देखा जाए तो जो 220 बांध हैं, कुल मौजूदा बड़े जो 220 बांध हैं उनमें से करीब कुछ बांध तो 100 साल से, यानी कि या फिर आप कहें, माफ कीजिएगा मैंने थोड़ा सा चेंज बोल दिया, कुल मौजूदा बड़े बांध में से जो 220 हैं वो 100 साल से अधिक पुराने हैं। ये जल संसाधन नदी विकास मंत्रालय का डाटा है। इसके बाद अगर बात की जाए जो राष्ट्रीय महत्व के यानी कि नेशनल इम्पोर्टेंस के बांध माने जाते हैं, ऐसे 70 बड़े बांधों में से 15 जो है वो 50 साल से अधिक पुराने हैं, और 3 तो ऐसे हैं जो 80 साल से भी अधिक पुराने हैं। यानी कि ईजिंग ऑफ डैम्स, ये समस्या भारत में काफ़ी बढ़ गई है। अगर बांध सुरक्षा संगठन और केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट की बात माने तो 1960 और 2000 के बीच देश में कुल
23 बड़े बांध विफल हुए हैं। तो ये सरकार का ही डाटा ऐसा बोलता है। इसके अलावा देखिए माचू दामो 1979 में गुजरात के मोरबी में जब विफलता उस डैम की हुई थी तो 2000 से ज़्यादा लोगों की जान जो है चली गई थी। तो एक चिंताजनक स्थिति है, ध्यान देने की आवश्यकता है, इसीलिए ये ज़रूरी भी है और हम डिस्कस भी कर रहे हैं। अगर देखिए बात की जाए कि जो कंप्लीटेड लार्ज डैम्स हैं इंडिया में, तो उनकी क्या किस स्टेट में कितना है, तो आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है, एंड देन फर्दर जो है डाटा दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। ये कंप्लीटेड डैम्स के बारे में है। नेक्स्ट जो है अभी लार्ज डैम्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन में है, ठीक है, तो उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। तो फिर से महाराष्ट्र में ही देखिए सबसे ज़्यादा, इनके 285 जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर प्रॉब्लम्स हैं तो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ है तो उसको लेकर वैधानिक संस्थागत जो है व्यवस्था कैसी है। तो संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वो ये कहती है पानी और पानी से संबंधित मामले जो हैं वो राज्य का विषय है, इसलिए बांधों की सुरक्षा पर कानून बनाने की जिम्मेदारी भी किसकी है, राज्य सरकारों की है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पर केंद्र सरकार जो है कानून बना सकती है। कैसी है, यदि अगर वो बांध का डाउनस्ट्रीम या फिर आप कह सकते हैं उसका जल ग्रहण वाला जो एरिया है या तो वो एक से अधिक राज्य की सीमाओं में फैला हो या इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करता हो, पहला। दूसरा क्या है, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य इस बात का संकल्प ले लेते हैं कि भाई केंद्र ही कानून बना दे, तो ऐसा हो सकता है। 2010 में आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल ने ऐसा प्रस्ताव पारित किया था। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि फिर वो जो केंद्र सरकार का कानून होगा वो सिर्फ उन्हीं राज्यों के लिए लागू होगा जिन राज्यों ने इस तरह का संकल्प पारित किया था। तीसरी परिस्थिति ऐसी है जो आपको याद रखनी है, क्योंकि ये आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक स्टेटमेंट के रूप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि अगर केंद्र सरकार चाहे तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत मिली शक्तियों के अनुसार भी वो किसी डैम पर लेकर कानून बना सकती है। जो आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, ये केंद्र सरकार को इस प्रकार की शक्तियां देता है। इस एक्ट के बारे में आपको डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत है। अब हम बात करें, अगर नेशनल लेवल पर बात की जाए तो आपका जो सेंट्रल वाटर कमीशन यानी कि राष्ट्रीय जल आयोग है वो बांधों से संबंधित सभी मामलों पर क्या है, मार्गदर्शन देता है और साथ में तकनीकी विशेषज्ञता भी प्रदान करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि बांध सुरक्षा बिल 2019, जैसे कि मैंने आपको बताया राज्यसभा द्वारा अभी हाल ही में पास हुआ है। ये 2 दिसंबर 2021 की न्यूज़ की एक कटिंग है। देखिए ये बांधों की विफलता को रोके, उसकी सुरक्षा से जुड़ी हुई बातचीत, इसी सब के बारे में जो है ये प्रावधान करता है। और ये बिल देश के सभी निर्दिष्ट बांधों में लागू होता है। वो निर्दिष्ट बांध कौन से हैं, सबसे पहले तो लार्ज डैम्स जो 15 मीटर से ऊंचाई वाले हैं, या फिर आपके 10 से 15 मीटर के बीच की ऊंचाई वाले केवल वही डैम जिनके डिज़ाइन या स्ट्रक्चर्स जो हैं बिल में निर्दिष्ट किए गए हो, बिल के अंदर मेंशन अगर किया गया हो, ठीक है। इसके अलावा ये बिल करीब 4 प्रकार की अथॉरिटीज़ का निर्माण करता है। सबसे पहली अथॉरिटी है राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कमेटी। इस कमेटी के जो चेयरपर्सन होंगे वो CWC के जो चेयरपर्सन होते हैं वही होंगे। ये कमेटी रूल्स बनाएगी, इंस्पेक्शंस करेगी। बेसिकली इसका काम क्या है, रूल्स नियम बनाना है, जांच के आदेश देना है। उसके बाद राष्ट्रीय बांध सुरक्षा यानी कि नेशनल डैम्स सिक्योरिटी अथॉरिटी या सेफ्टी अथॉरिटी आ जाती है। इसका जो काम है वो पहली वाली जो आपकी कमेटी थी उसके नियमों को लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन का काम इनका है और रेगुलेट करने का काम बेसिकली उनका है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ये करते हैं। राज्य के स्तर पर देखा जाए तो राज्य बांध सुरक्षा संगठन आ जाता है और इस सुरक्षा संगठन के ऊपर इंस्पेक्शन के लिए राज्यों में भी कमेटी का निर्माण किया जाएगा। ये कुछ अथॉरिटीज़ हैं, इनके बारे में आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो अब 2 योजनाएं हैं। सबसे पहली है बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना। तो देखिए बांधों की सुरक्षा और उनके परिचालन के प्रदर्शन में सुधार के लिए जो जल शक्ति मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम थे ये उनमें से एक है। 2012 में इसको प्रारंभ किया गया था, विश्व बैंक की सहायता से इसको चलाया जा रहा है। अभी इसके फेज 2 और फेज 3 को भी परमिशन मिल गई है और जो आपका एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक है उसकी भी मदद इसमें ली जा रही है।
नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना है, इसको केंद्रीय क्षेत्र की यानी कि सेंट्रल सेक्टर की एक स्कीम के रूप में जो है योजना को स्वीकृति मिली गई थी। और यहाँ पे देखिए क्या इसका एक उद्देश्य है वो आप जान लीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि इसको भी वर्ल्ड बैंक की जो है वित्तीय सहायता से लागू किया जा रहा है। इसके बाद एक वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। तो वे फॉरवर्ड में वही सब है कि हमें जो है बांध विफलता को लेकर विश्लेषण करना चाहिए, क्या रीजंस रहे थे, बाढ़ के नक्शे बनाने चाहिए और तैयारी पर भी विस्तृत दिशा निर्देश जो है तैयार CWC ने 2018 में ये सब किया था, उन सबको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। अगर बात की जाए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को एक डाटाबेस स्थापित करना चाहिए जो इसरो के डाटाबेस के साथ मिलाकर वो लोग तैयार करें, विफलता का विश्लेषण करें, नीति में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। तो उसके अलावा जो जैसे कुछ हमारे पास ऑलरेडी रिसोर्सेज हैं, जैसे WRIS का कुछ डाटा है, पर्यावरण मंजूरी पोर्टल हमारे पास है, तो इन सब का भी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग जो है करने की आवश्यकता है। तो ये एक वे फॉरवर्ड था, इसको आप थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक मैं आपको इस टॉपिक के बारे में हर एक पॉइंट समझाने में कामयाब रही होंगी। हमारी कोशिश रहती है कि हम जब भी कोई टॉपिक करें तो उसको कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा कवर करें, आधा अधूरा टॉपिक आपको ना दिया जाए। अब हम बात करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। इस मुद्दे पर किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे भारत को पुराने बांधों के संबंध में चिंताओं का ध्यान रखना चाहिए। इस संबंध में जो बांध सुरक्षा अधिनियम 2019 है इस पर चर्चा कीजिए। इस प्रश्न का आप जरूर अभ्यास कीजिएगा, इसका उत्तर ज़रूर लिखिएगा और जो मैंने अथॉरिटीज़ वगैरह के बारे में बताया है उनको आपने इस प्रश्न में ज़रूर मेंशन करना है, उसके प्रावधानों के बारे में आप लिखिएगा। तो ये था हमारी तरफ से आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग अभी शेयर नहीं कर रहे हैं, उसे करने की आवश्यकता है। अगर आपने संस्कृत या IAS यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।